नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे म्यांमार से संबंधित, और तीसरा सोलर एनर्जी के ऊपर जो ओवर हाइप है इस इश्यू से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक एथिक्स का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ई गवर्नेंस में आपको एग्जाम्पल लिखना होना एथिक्स में या फिर जीएस पेपर 2 में। शरद कुमार द्विवेदी नॉर्थ 24 परगना के डीएम हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। नॉर्थ 24 परगनाज बांग्लादेश के साथ टच होता है। वहां से सामान आता, बहुत लंबी लाइनें लगती थी, वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इन्होंने ना ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया और ट्रैफिक को डीकंजेस्ट किया, तो इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। परवीन चक्रवर्ती के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। शुरुआत में ना आर्टिकल में एक सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। 1991 में हमारे देश में एलपीजी के रिफॉर्म्स आए। उस लिहाज से देखें तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो बजट प्रेजेंट किया गया था ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बजट के बाद हमारे देश की जो इकोनॉमी की डायरेक्शन है ना वो चेंज हो गई। पहले हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो मार्केट पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थी। मतलब देश की इकोनॉमी में सरकार का इंटरफेरेंस, सरकार का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे, आपको पता है। उसके बाद आईएमएफ की कंडीशंस के अनुसार भारत को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा वर्ल्ड के लिए। एलपीजी रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं ना, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है देश की इकोनॉमी को ओपन कर दो, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो आप ओपन रहो, एफडीआई आती है तो आने दो। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो पीएसयूज ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको आप प्राइवेटाइज कर दो, जैसे हाल ही में एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुई। ग्लोबलाइजेशन तो आप समझते ही हो। तो ये रिफॉर्म्स की जो डायरेक्शन है वो तय हुई 1991 के बजट से। कहा गया कि हमने वाशिंगटन कंसेंसस के मॉडल को फॉलो किया है। वाशिंगटन कंसेंसस में यही सब बातें बोली गई हैं कि मार्केट पे सब कुछ छोड़ दो, मार्केट बेस्ट डिसाइडर है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस होनी चाहिए, किस रेट पर बिकनी चाहिए, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो। और सरकार का जो इंटरफेरेंस है इकोनॉमी के अंदर कम से कम होना चाहिए। सरकार का बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं है। ये सब बातें बोली गई वाशिंगटन कंसेंसस में। लेकिन देखो उस समय चाइना का जो मॉडल था वो अलग था। चाइना बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। इवन चाइना अपनी करेंसी को भी मैनिपुलेट करता है डॉलर के मुकाबले में। तो उस समय ना वर्ल्ड के 2 मॉडल थे। एक तरफ वेस्ट का मॉडल जो ये सब बातें बोलता था कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में। दूसरी तरफ चाइना का मॉडल जो कहता है इकोनॉमी में आप इंटरफेरेंस रखो, इकोनॉमी को आप ज्यादा रेगुलेट करो। तो इंडिया ने उस समय वेस्ट की बात सुनी थी कि हां हमें इकोनॉमी में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, सब कुछ मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। अब देखो उस बात को ना 30 साल हो गए। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट आया था, हमने वेस्ट की बात सुनी थी, हमने भी मार्केट पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, सरकार ने इकोनॉमी में इंटरफेरेंस कम कर दिया था। अब 30 साल बाद आप देखिए क्या सिचुएशन है। इवन देखो वेस्ट भी चाइना का मॉडल एडॉप्ट करने लगा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश जो हैं वो अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म की राह पर चल रहे हैं। आपको याद होगा जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो ट्रेड वार चला था यूएस और चाइना के बीच में। यूएस ने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कदम उठाए थे। याद है ना वो सारी चीजें। मतलब जो चीजें पहले चाइना करता था ना वो चीजें अब वेस्ट भी करने लगा है। वेस्ट भी अपनी इकोनॉमी में काफी रेगुलेशन करने लगा है, अपनी इकोनॉमी को काफी कंट्रोल करने लगा है। तो एक प्रकार से ये चाइना की जीत है, चाइना के मॉडल की जीत है कि आज के समय में वेस्ट भी चाइना के मॉडल को फॉलो करने लगा है। लेकिन इंडिया के लिए क्वेश्चन ये है, इंडिया की अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या वेस्ट का मॉडल हमने जो फॉलो किया था एलपीजी रिफॉर्म वाला वो बिल्कुल सही है, या फिर इंडिया को वापस जाना चाहिए चाइना के मॉडल की तरफ, यानी ज्यादा इकोनॉमी को ओपन नहीं करना चाहिए, इकोनॉमी को ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए? अभी
अभी वर्ल्ड एक प्रकार से दो ब्लॉक्स में फिर से डिवाइडेड है, एक तरफ चाइना रशिया, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो दोनों के बीच में जो राइवलरी है, कैसे इंडिया इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से प्रभावित होगा, मतलब बहुत सारी चीजें कवर होनी चाहिए थी इकोनॉमिक सर्वे में। अब देखो, शुरू में एक इंट्रोडक्शन राइटर ने दे दिया, अब राइटर पॉइंट पे आते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे, जिस पे ये आर्टिकल है। राइटर ये बोलना चाहते हैं, देखो इकोनॉमिक सर्वे ना पिछले एक दो दशक से ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं उन पर चर्चा करता है। जैसे पिछले इकोनॉमिक सर्वे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इकोनॉमिक डाइवर्जेंस अमंग स्टेट्स, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ स्टेट्स ऐसे जिनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और कैसे विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूल सकती हैं सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके। इंटरनल माइग्रेशन कितना है, यह आइडिया प्रपोज किया गया था पिछले इकोनॉमिक सर्वेज में कि इंडियन थाली का इस्तेमाल होना चाहिए इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब पॉइंट समझ गए ना, पिछले कुछ इकोनॉमिक सर्वेज में इन सब इश्यूज पे चर्चा हुई है। ये सब जो इश्यूज हैं इकोनॉमिक सर्वेज में शामिल किए गए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अपने व्यू रखे, बाद में जनता में इन इश्यूज पर चर्चा हुई। लेकिन इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसमें सिर्फ डेटा और चार्ट्स हैं, इसमें इश्यूज पर चर्चा नहीं हुई है। इश्यूज पर कुछ इश्यूज उठाने चाहिए थे इकोनॉमिक सर्वे को, लेकिन नहीं, सारा डेटा और टेबल्स हैं, 66 टेबल्स हैं, 246 चार्ट्स हैं, और डेटा जो लिया गया है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अपने हिसाब से लिया है ताकि सरकार की पीठ को थपथपाया जा सके, मतलब जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है जाहिर तौर पे। अब कुछ चीजें जो सर्वे में बताई जाती हैं, हाउसिंग मार्केट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो डेटा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा यूजफुल है, और इतना अच्छा डेटा कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है। हर बार, मतलब पिछले कुछ सालों से हर बार 2 वॉल्यूम्स होते हैं, इस बार इकोनॉमिक सर्वे का सिर्फ 1 वॉल्यूम है। एक अलग से हाइलाइट्स वॉल्यूम है जिसमें मैसेज को काफी क्रिएटिव ढंग से दर्शाया गया है ताकि लोगों को लुभाया जा सके। ब्रॉड स्टोरी देखो इकोनॉमिक सर्वे की ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो महामारी से काफी तेजी से रिकवर कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जैसे रशिया यूक्रेन वार, इन पर देश की इकोनॉमी की डायरेक्शन डिपेंड करती है। अगर वार तेज हो गया, टेंशन बढ़ गई, तो इसका असर इंडिया की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया कि जीएसटी से रेवेन्यू अच्छा खासा कलेक्ट हुआ है, टैक्स बुएंसी जो है वो भी बड़ी है। टैक्स बुएंसी क्या होती है, जैसे देखो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है या फिर जीडीपी बढ़ती है, टैक्स रेवेन्यू कितना इंक्रीज होता है, ये जो रेशियो है ये टैक्स बुएंसी कहलाती है। तो मतलब ये कहना है सरकार का कि जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ हमें जीएसटी ज्यादा मिल रहा है। सरकार बार बार ये सबूत भी देती है कि देखो जीएसटी ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब देश की इकोनॉमी की डायरेक्शन अच्छी है, काफी तेजी से देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। उसके बाद सरकार ये कहना चाहती है 2019 में जो हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किया था ना, इसकी सहायता से कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स इंप्रूव हुई हैं। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में पहले टर्मोइल था, टर्मोइल मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करने की वजह से अब उनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हुई हैं। सोशल सेक्टर के ऊपर एक अलग से चैप्टर है जिसमें काफी सारे इश्यूज से संबंधित डेटा प्रेजेंट किया गया है, जैसे इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रूरल वेजेस, डिमांड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन बात वही है, सिर्फ डेटा है, एनालिटिकल डिस्कशन नहीं की गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो क्यों है, कैसे इसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे जॉब्स क्रिएशन को इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसे कुछ कोई भी आइडियाज नहीं प्रेजेंट किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, सिर्फ डेटा है। और ये जो चैप्टर है ना सोशल सेक्टर वाला, ये प्रधानमंत्री मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन के साथ खत्म होता है। तो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो हो। सर्वे में यह भी बताया गया है कि सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हो, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार ऐसे चीजों पे खर्चा करती है जैसे सैलरी दे दी, पेंशन दे दी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे सरकार ड्यूरेबल एसेट पे खर्चा करती है, फॉर एग्जांपल स्कूल बनवा दिया, कोई ब्रिज बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, ये ड्यूरेबल एसेट हैं। जब सरकार इन पर खर्चा करती है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कोई भी देश की सरकार जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है ना,
तो बढ़िया है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना लॉन्गर टर्म में रिटर्न्स नहीं आते, लेकिन स्कूल पे खर्चा करती है, ब्रिज पे खर्चा करती है, तो इसके रिटर्न्स देखने को मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि सरकार 2014 में 12% कैपिटल एक्सपेंडिचर करती थी, जो बढ़ के 19% हो गया है। ये देखो सच्ची बात है, मतलब इसके लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए। अब एक क्रिटिसिज्म राइटर ये करते हैं, देखो एक कहावत है ना फेमस, कि बारिश आई तो आपने क्रेडिट ले लिया कि बारिश मैंने करवाई है, और ड्रोट आया, सूखा आया, तो आपने नेचर पे दोष दे दिया कि अरे नेचर की गलती है, मैं क्या करूं। तो कुछ चीजों में सरकार वही कर रही है। मतलब सरकार ने, जैसे देखो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, काफी हाइप के बावजूद मेक इन इंडिया प्रोग्राम इतना सफल नहीं है। इसके लिए सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर को दोष दे देती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पिछली सरकारों के टाइम से ही काफी ज्यादा डेट से जूझ रहा है, इस वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। तो ये चीज गलत है। और कुछ जगहों पर सरकार ने ना बड़े बड़े दावे तो कर दिए हैं, जैसे देखो हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की है। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको इंसेंटिव देगी सरकार, जैसे टैक्स में छूट देगी या फिर सब्सिडी देगी। इससे 3 लाख करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब्स जनरेट होंगी आने वाले 5 सालों में। अब सरकार ने यह दावा कर दिया, लेकिन कोई सब्सटेंस नहीं रखा, मतलब किस बेस पे उन्होंने ये प्रोजेक्शन किया है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो इकोनॉमिक सर्वे में ना कुछ इकोनॉमिक इश्यूज पर चर्चा जरूर होनी चाहिए थी, जैसे ट्रेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कैपिटल अमाउंट एंड इनइक्विटी, जैसे अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। इन इश्यूज पर कुछ डिस्कशन होनी चाहिए थी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को अपना व्यू रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस इकोनॉमिक सर्वे में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल म्यांमार की सिचुएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अब देखो ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने वाले हैं म्यांमार में कू आए। म्यांमार में आपको याद होगा फरवरी 2021 में वहां की मिलिट्री ने म्यांमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इलेक्शन के बाद म्यांमार की मिलिट्री ने आरोप लगाया था कि जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें काफी धांधलेबाजी हुई है, हम अभी के लिए सत्ता संभाल रहे हैं और जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो हम फिर से वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। अब उस बात को देखो 2 साल होने वाले हैं। जब म्यांमार की मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा किया था तो वहां की जो लीडर हैं सू की, अपोजिशन की प्रमुख लीडर हैं सू की, इनको जेल में डाल दिया गया था। अब तो कोर्ट ने इनको 33 साल की सजा सुना दी है, ये जेल में ही है, इनकी उम्र 77 ईयर्स है। तो जब वहां पे कू हुआ था, शुरुआत में तो देखो जो अपोजिशन है उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट किया, लेकिन बाद में उनकी अप्रोच बदल गई। बाद में उन्होंने सोचा कि शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका कोई असर नहीं हो रहा है मिलिट्री पर, तो हम हथियार उठा लेते हैं। तो वहां पर ना अब 3 स्टेक होल्डर्स हैं म्यांमार की पॉलिटिक्स में। एक तो मिलिट्री जिनके हाथों में पावर्स हैं, जो म्यांमार के मेजर टाउन्स हैं, टाउन्स में मिलिट्री के पास पावर है, लेकिन रूरल एरियाज में पावर है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के पास। अपोजिशन ने मिलकर एक सरकार बनाई हुई है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। तो जो ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है ना अपोजिशन की, इनका दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है रूरल एरियाज में। और तीसरे नंबर पे अब कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं बिल्कुल म्यांमार के बॉर्डर साइड, जैसे म्यांमार चाइना का बॉर्डर है, वहां पे ना बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कई एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो उन एथनिक ग्रुप्स के पास पावर्स हैं कई एरियाज में। अब कुछ एथनिक ग्रुप ऐसे हैं जो मिलिट्री की साइड हैं, कुछ एथनिक ग्रुप ऐसे भी हैं जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की साइड हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से वहां पे अब म्यांमार की पॉलिटिक्स में खेल चल रहा है। म्यांमार की जो अपोजिशन की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है ना, इन्होंने भी हथियार उठाए हुए हैं मिलिट्री के अगेंस्ट। जहां मिलिट्री नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को आतंकवादी बोलती है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मिलिट्री वालों को टेररिस्ट बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बातचीत का जो स्कोप है बिल्कुल खत्म सा हो गया है। दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं तुम टेररिस्ट, मिलिट्री बोलती है तुम टेररिस्ट। तो इस ऐसी सिचुएशन में वहां की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है काफी ज्यादा खराब हो गई है। जीडीपी काफी ज्यादा डिक्लाइन कर गई है, गरीबी काफी ज्यादा म्यांमार की बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई भी काफी ज्यादा है, करेंसी
की जो वैल्यू है म्यांमार की, वो डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन है म्यांमार की। अब देखो, जो म्यांमार के लोग हैं वो तो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से शांति आ जाए। म्यांमार के लोगों को उम्मीद है, तो बाकी वर्ल्ड से उम्मीद है कि शायद वो कुछ करेंगे। हमारे देश में जो लड़ाई चल रही है, सिविल वार चल रहा है, उसे शांत करने के लिए देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो मान लिया है, ये क्लियर कट केस है कि म्यांमार की जो मिलिट्री है वो पावर की भूखी है और इसी चक्कर में वो लोगों का दमन कर रही है, डेमोक्रेटिक राइट्स जो है जनता की वो छीन रही है। इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने और यूएन ने म्यांमार की मिलिट्री ने जो कुछ किया उसको कंडेम किया। जो जनता गवर्नमेंट है, मतलब मिलिट्री रूलर्स हैं जिनके हाथ में अभी सत्ता है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए और अपोजिशन को असिस्टेंस भी प्रोवाइड की। ये कर रही है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स। और आप देख लीजिए एग्जाम्पल किस प्रकार से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 21 दिसंबर 2022 को रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और म्यांमार की सिचुएशन पर काफ़ी गहरे कंसर्न्स व्यक्त किए। म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि अभी आप सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दीजिए। अब देखो, जब यह रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया ना, तो किसी ने विरोध नहीं किया। रशिया, इंडिया, चाइना, इन्होंने एब्सटेन जरूर किया, लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया। इंडिया की क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूं। इंडिया देखो, म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट का ना पूरी तरह से विरोध नहीं कर सकती। हमारा नॉर्थ ईस्ट टच होता है म्यांमार से और म्यांमार ने पास्ट में हमारी काफ़ी हेल्प की है इंसर्जेंट्स को पकड़ने में। वहाँ पे इंसर्जेंसी को कम करने में म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने हमारी मदद की है। वहाँ की मिलिट्री कोऑपरेटिव है इंडिया के साथ। तो इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिया जैसे जिसकी वजह से वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट अभी नाराज हो गई, तो फिर इंडिया को दिक्कत आएगी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी पर लगाम लगाने में। इसी वजह से इंडिया म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट को कुछ खास बोलता नहीं है। पहले ये गलती इंडिया कर चुका है। इंडिया की जो लुकिस्ट पॉलिसी है ना 90s में आई, उससे पहले इंडिया ना म्यांमार के साथ ज्यादा संपर्क रखता नहीं था। इंडिया बोल देता था कि म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए हम वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट से ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ, म्यांमार चाइना की गोदी में जाके बैठ गया। तो इंडिया अभी वो गलती नहीं दोहराना चाहता। अब देखो, सिचुएशन ये है जहां वेस्टर्न कंट्रीज म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस लगा रही हैं, कंडेम कर रही हैं, दूसरी तरफ चाइना और रशिया ये म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। रशिया तो आपको पता है आइसोलेट हो चुका है यूक्रेन वार के बाद में, तो उसको तो कोई ना कोई देश चाहिए जो वेस्टर्न कंट्रीज से नाराज हो। और म्यांमार अभी वेस्टर्न कंट्रीज से नाराज है क्योंकि सैंक्शंस लगाए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के ऊपर। तो रशिया और म्यांमार के बीच संबंध अच्छे हैं। चाइना को भी कोई दिक्कत नहीं है म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ डील करने में। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुप है आसियान। आसियान का क्या स्टैंड है म्यांमार की सिचुएशन पर। अप्रैल 2021 में ना म्यांमार में अभी जो कमांडर इन चीफ हैं, यानी मेन रूलर जो हैं अंग हलैंग, इन्होंने ना आसियान के 5 पॉइंट कंसेंसस फॉर्मूला को अडॉप्ट किया था। लेकिन बाद में ना उन्होंने अपोजिशन को कंसेशंस देने से मना कर दिया, यानी पूरी तरह से उन्होंने इस 5 पॉइंट कंसेंसस फॉर्मूला को नहीं माना। अब देखो, आसियान के अंदर भी ना डिवीजन है एक प्रकार से। कुछ देश ऐसे हैं जो एंटी मिलिट्री ग्रुप में आते हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई। ये देश मिलिट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। और एक ग्रुप ऐसा है आसियान में जो प्रो मिलिट्री है, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये देश आते हैं। तो आसियान भी ना म्यांमार के इश्यू पर डिवाइडेड हैं। कुछ देश मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ हैं, कुछ देश मिलिट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। जब आसियान की लीडरशिप इंडोनेशिया के पास आई ना, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इंडोनेशिया अब कुछ एक्शन लेगा। लेकिन इंडोनेशिया को भी रियलाइज हो गया कि म्यांमार की जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन म्यांमार के अंदर ही है, म्यांमार के बाहर नहीं है। इसलिए इंडोनेशिया ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। और सेम चीज देखो, इंडिया को भी लगती है कि म्यांमार की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है म्यांमार के अंदर ही है। हम मीडिएशन नहीं करवा सकते वहां की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट के बीच में। अब क्वेश्चन ये उठता है, म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने जो बोला था पहले कि हम अगस्त में इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? अगर हो भी गया
तो लॉजिस्टिक चैलेंज काफ़ी ज़्यादा है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हमला करेगी बूथ पर और शांतिपूर्वक ढंग से इलेक्शन नहीं कंडक्ट हो सकेंगे। अगर हो भी गए तो लेजिटिमेसी पे सवाल तो उठते ही रहेंगे। तो कुछ मतलब ऐसा दिखता नहीं है कि टनल में आगे जाके लाइट दिखेगी। अभी तो म्यांमार में अंधेरा ही दिख रहा है। ऐसी पेसिमिस्टिक पिक्चर राइटर प्रेजेंट करते हैं आर्टिकल के लास्ट में। इसके बाद लास्ट जो आर्टिकल है वो सोलर एनर्जी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी तक ना सोलर एनर्जी की सब तारीफ करते आए हैं। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सस्ती पड़ती है। अब तो मतलब शुरू में महंगी थी, अब जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं काफ़ी सस्ते प्रोड्यूस हो रहे हैं और सोलर एनर्जी में किसी प्रकार का एमिशन नहीं होता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और सन तो हमेशा के लिए है। ये सारी बातें सोलर एनर्जी के पक्ष में बोली जाती हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट हुआ था पेरिस में, बाद में रिन्यू हुआ, उसको अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेगा अगर ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो। लेकिन देखो आज के इस आर्टिकल में ना राइटर एक अलग प्रकार की पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। राइटर कहते हैं देखो ये पूरा ना माहौल बनाया गया है कि सोलर एनर्जी बेटर है और सस्ती है। पहली तो बात, सोलर एनर्जी सस्ती नहीं है। सरकार अनेक प्रकार की सब्सिडी देती है, इंसेंटिव देती है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा, सरकार फोर्स करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिस्कॉम्स को यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कि आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज के साथ में 25 साल का करार कीजिए, यही एनर्जी आप प्रोड्यूस कीजिए। तो सरकार के प्रयासों की वजह से सोलर एनर्जी सस्ती है, अदरवाइज सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना महंगा पड़ता है। बल्कि क्योंकि देखो सोलर एनर्जी इंटरमिटेंट है। अब रात को तो सनसेट हो जाता है, सनसेट होने के बाद में आप सोलर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब स्टोर करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, तो ये चीजें काउंट नहीं की जाती। कोल को क्रिटिसाइज किया जाता है कि कोल एनर्जी बेकार है। उसका एक कारण यह कहा जाता है कि एमिशन होगा तो कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। राइटर कहते हैं कि कार्बन क्रेडिट आज के टाइम में मार्केट में बिल्कुल ना के बराबर दामों में अवेलेबल है। जो कार्बन क्रेडिट की मार्केट है वो क्रैश कर गई है। दूसरा, अगर देखो कोयले से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो आज के समय में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि कोयले की जो कीमत है मार्केट में आज के समय में बहुत ज़्यादा कम है। ये तो देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक प्रकार से माहौल बना लिया कि हाँ भाई सोलर एनर्जी आप यूज़ करो, सोलर एनर्जी यूज़ करो। उनकी सारी जो ग्रोथ हुई है वो कोल एनर्जी से हुई है, लेकिन आज वो इंडिया चाइना जैसे देशों को मजबूर कर रहे हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए। वैसे देखो ये बात सच है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, उस बात से राइटर कहते हैं मैं इंकार नहीं करता। लेकिन फिर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे फोकस करो ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में इंडिया का जितना पोटेंशियल है, इंडिया अभी 15-20% भी ढंग से यूज नहीं कर रहा है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज वहां पर जितना पोटेंशियल है ना वो 90-95%, खास करके यूएस यूके जैसे देश ऑलमोस्ट 90% के आसपास अपना जितना पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने का वो यूज कर रहे हैं। जिस देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा प्रोड्यूस होती है ना, वो एक प्रकार से इंडिकेट करता है सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट का कि वो देश कितना ज़्यादा सिविलाइजेशन के हिसाब से डेवलप है। बट इंडिया में अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हम ढंग से नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो इन्वायरमेंटलिस्ट है ना वो विरोध करने आ जाते हैं और इस वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते। तो यहाँ पे राइटर का जो व्यू है थोड़ा अलग किस्म का है। आमतौर पे जोशीमठ में जब जमीन धसी तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े कि इन्वायरमेंटलिस्ट विरोध कर रहे हैं कि एकदम से आप इतना ज़्यादा डेवलप कर रहे हो, नेचर का ख्याल नहीं रख रहे हो। बट आज के इस आर्टिकल में राइटर थोड़ा अलग प्रकार का व्यू प्रेजेंट करते हैं कि इन्वायरमेंटलिस्ट की वजह से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती ही हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आई थी जब ये प्रोजेक्ट्स बने थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेवलपमेंट लाना ही छोड़ दें, हम प्रोजेक्ट्स पे काम करना ही छोड़ दें। इन्हीं की वजह से देश की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, इन्हीं की वजह से देश की जो जीडीपी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये राइटर के व्यू हैं कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे फोकस करना चाहिए, सोलर एनर्जी पर फोकस करने के बजाय। सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना महंगा पड़ता है, लेकिन सरकार इस पे फोकस करके गलती कर रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से समझा। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।